दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक ही क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग तैयारी में नए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, वो रणनीतिक तौर पे कुछ गलतियां करते हैं तैयारी में। उन गलतियों से किस प्रकार निजात पाया जाए, सही तरीका या सही रणनीति की तैयारी की क्या होनी चाहिए, और किस प्रकार का सिलेबस होता है, किस प्रकार उसको कंप्लीट किया जाए, हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको पूरा देखें ताकि आप इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक पिरामिड बना हुआ है जिसके बेस में प्रीलिम्स लिखा है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, और इसके नीचे उल्टा पिरामिड लिखा हुआ है। तो ये उल्टा पिरामिड क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो नए अभ्यर्थी होते हैं, जो तैयारी करने नए फ्रेशर्स आए होते हैं, वो इसी तरह अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। वो इसी पिरामिड को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं अपनी तैयारी में, जो कि उनकी तैयारी में एक रणनीतिक रूप से गलती होती है। सही तरीका तैयारी का यह पिरामिड नहीं है, इसको अनुसरण करना सही तरीका नहीं है रणनीति का, इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड कहा गया है। उल्टा पिरामिड से सीधे पिरामिड की ओर कैसे हम लोग बढ़ेंगे, क्या सही रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, किस प्रकार आप विभिन्न चरणों के एग्जाम्स में सम्मिलित होते हुए अंततः एक अच्छी पोस्ट पाएंगे, इस सभी समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, गलत रणनीति की समस्या से किस प्रकार निजात पाया जाए और सही रणनीति क्या हो, आइए आगे हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें अपर पीसीएस की परीक्षा 13 जून को निर्धारित की गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 माह बीच में है, जिसमें आपको अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है, नई रणनीति अपनाते हुए इस तैयारी को पूर्ण करना है और इस परीक्षा में सम्मिलित होना है। लेकिन क्या वो रणनीति होगी जो आपको इस परीक्षा में सम्मिलित होने के साथ साथ इसमें आपको क्वालिफाई क्वालिफाई कराने के बाद आप मेंस में शामिल हों, मेंस परीक्षा में शामिल होते हुए आप इंटरव्यू तक पहुँचें और इंटरव्यू के बाद आप फाइनल सिलेक्शन पाएँ, अच्छी पोस्ट पाएँ। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि इस परीक्षा के विभिन्न चरण क्या होते हैं। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह वीडियो विशेष कर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अभी अभी तैयारी में आए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल आधार यानी बेसिक्स तथ्यों को बताना चाह रहा हूँ। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है और क्या इस परीक्षा के विभिन्न चरण होते हैं। पीसीएस परीक्षा के विभिन्न चरणों की यदि बात की जाए तो परीक्षा का इसका जो पैटर्न होता है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, विभिन्न नामों से इसको जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं, जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र 1 और जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र 2। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको जनरल स्टडीज 1
में 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। जनरल स्टडीज 2 को हम सीसेट पेपर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय आपको इसे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सीसेट का पेपर यानी जनरल स्टडीज 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर से मतलब ये है कि इस पेपर के आपके अंक मेरिट में शामिल नहीं होते हैं और आपको मात्र इस पेपर में क्वालिफाई होना होता है। अच्छा, क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे? तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, 33% अंक आपको प्राप्त करने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं यानी आप 33% अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपके जनरल स्टडीज में जो भी अंक प्राप्त हुए हैं वह बेकार हो जाएंगे और आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा और आप प्रारंभिक परीक्षा से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों मेरा आपको ये सुझाव है कि सीसेट के पेपर को यानी जनरल स्टडीज 2 को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कम से कम इतने मार्क्स अवश्य रूप से प्राप्त कर लें जो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करा दे और उतनी तैयारी अवश्य कर लें जिससे कि आपको 33% मार्क्स आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाएं। दोस्तों आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें आपको एक OMR शीट दी जाती है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और चारों विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन कर उसका अंकन OMR शीट पे किया जाता है और इस प्रकार मैंने बता चुका हूं कि प्रश्न पत्र 1 व प्रश्न पत्र 2 में क्रमशः 150 और 100 क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि नोट 1 में साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अहरकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आइए हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा दोस्तों लिखित होती है और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रकार के विषय होते हैं, एक अनिवार्य विषय और दूसरा वैकल्पिक विषय। अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपको 6 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आपको 29 विषयों में से एक विषय का चयन करना पड़ेगा और इस एक विषय के 2 प्रश्न पत्रों को आपको हल करना होगा। हल करने से मतलब आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार 6 और 2 8 प्रकार के प्रश्न पत्रों को आपको मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हल करना होगा, लिखना होगा। अनिवार्य विषय क्या होते हैं? अनिवार्य विषय दोस्तों वह होते हैं जिसमें सभी लोग सामान्य रूप से यानी जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के बाद मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो सभी इन अनिवार्य विषयों के पेपर को लिखेंगे। लेकिन वैकल्पिक विषयों के अंतर्गत जो लोग अपने विषय विशेष का चयन करते हैं उसके पेपर को वो लिखित रूप में देंगे और सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार अनिवार्य विषय के अंतर्गत दोस्तों 6 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1, 2, 3 व 4। सामान्य हिंदी 150 अंकों की होगी, निबंध भी 150 अंकों का होगा और सामान्य अध्ययन के ये चारों प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं। अब इस परीक्षा के अंतिम चरण यानी व्यक्तित्व परीक्षण और मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार के विषय में जानते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में दोस्तों साफ लिखा होता है कि यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि से समान अभिरुचि के विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यक्तित्व परीक्षण दोस्तों आपके ज्ञान की जांच नहीं होती है। आपके ज्ञान की जांच दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में की जा चुकी है। यहाँ
जो जांच होनी है, जो टेस्ट होना है, वो आपके व्यक्तित्व का होना है, आपकी पर्सनैलिटी का होना है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तित्व परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षण। तो इस प्रकार दोस्तों, इस परीक्षा से संबंधित जो भी चरण होते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, इस संबंध में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यहाँ ये बताना भी उचित होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई होते हैं तो पेपर 1 के जो भी मार्क्स होंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के मार्क्स जो भी होंगे, वह आपके फाइनल मेरिट में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों कुछ नहीं होती, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के बगैर भी कुछ नहीं होता, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि प्रारंभिक परीक्षा मात्र आपको भीड़ से अलग करने की एक परीक्षा होती है, क्योंकि आवेदन बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा किया जाता है और सीटें जितनी भी होती हैं उस एक अनुपात के आधार पर आपको प्रारंभिक परीक्षा की जो भीड़ है उससे अलग कर दिया जाता है और एक निश्चित मेरिट के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है। दोस्तों, अगर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इस से संबंधित मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या उसका सिलेबस है, इस संबंध में मैं आपको एक अलग से वीडियो जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज का मूल विषय जो है हमारा वो ये है दोस्तों कि परीक्षा की रणनीति पे आमतौर में हम लोग कौन सी गलतियां करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि एक पिरामिड है, उस पिरामिड को हमने उल्टा दिखाया है, उल्टा रखा हुआ पिरामिड उसको कहा है, क्यों कहा है और सीधा पिरामिड क्या होता है, आइए अब उस पर चर्चा करें। परीक्षा की तैयारी में जो आमतौर पर गलतियां की जाती हैं वो रणनीतिक गलतियां होती हैं दोस्तों। इस पिरामिड को हमने उल्टा इसलिए कहा है क्योंकि आमतौर पर जो अभ्यर्थी होते हैं वो इस पिरामिड का ही फॉलो करते हैं, इसी का अनुसरण करते हैं अपनी तैयारी में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिरामिड के बेस में, यहाँ आपको बेस में प्रीलिम्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसी प्रकार सबसे ज़्यादा अपना जो समय है होता है तैयारी का, वो प्रीलिम्स के लिए देते हैं। उसके बाद होता क्या है, प्रीलिम्स में पास होने के बाद वो मेंस को जो समय देते हैं वो इससे कम देते हैं और सबसे कम समय जो दिया जाता है वो इंटरव्यू को दिया जाता है। यही रणनीतिक भूल है आपकी तैयारी में। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन वो मेंस में को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यदि इंटरव्यू में भी पहुंच जाते हैं तो वो इंटरव्यू की मेरिट से बाहर हो जाते हैं, या अगर मेरिट में पास हो भी जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा पद नहीं मिल पाता है। तो आइए अब जानते हैं कि सीधा रेखा पिरामिड या सीधा पिरामिड क्या होता है और सही रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों आप जो पिरामिड देख रहे हैं उसे सीधा पिरामिड लिखा गया है। यहाँ बेस में आप देख पा रहे होंगे इंटरव्यू को लिखा हुआ, यानी कि आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया है वो आपके व्यक्तित्व परीक्षण को दिया गया है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए दिया गया है। इसमें सर्वाधिक समय जो आपको देना है वो अपने इंटरव्यू के लिए देना है। कैसे? जिस दिन से भी आप तैयारी में आ गए होते हैं उस दिन से आपके व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो चुका होता है। दोस्तों, व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए आपको सालों और कभी कभी लोगों को अपने पूरे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। तो अगर आप सोचें कि एक दिन में या 15 दिन में या एक महीने के अंदर आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेंगे और सीधे इंटरव्यू में जाकर सम्मिलित हो जाएंगे, ये आपकी गलत धारणा है। इंटरव्यू की तैयारी यानी व्यक्तित्व निर्माण की तैयारी आपको दिन प्रतिदिन करनी है और ये एक अनवरत प्रक्रिया है।
तो यानी कि सबसे ज़्यादा समय आपको जो देना है वो अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए देना है और इंटरव्यू की तैयारी के लिए देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपको समय देना है वो मेंस के लिए देना है। लोग करते क्या हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं और वो मेंस पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग का पैटर्न बदला है, अब आप देख रहे होंगे कि प्रश्नों को संघ लोक सेवा आयोग जैसा ही पूछा जा रहा है। बदलते इस पैटर्न के समय में आप सिर्फ वन लाइन फैक्ट तैयार करके इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते। वन लाइन फैक्ट्स तैयार करके आप प्रीलिम्स तो पास हो सकते हैं और कभी कभी प्रीलिम्स को भी पास करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स के प्रश्न भी काफ़ी कंसेप्चुअल बेस, काफ़ी अवधारणा युक्त आने लगे हैं। और ये दोस्तों तभी संभव है जब आप मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी को साथ साथ करते हैं। अगर आप इसका सिलेबस उठाएं, पीसीएस का सिलेबस उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी जो सिलेबस है वो अलग अलग नहीं है। अगर आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अवधारणागत तैयारी के आधार पर आपको कोई भी फैक्ट को याद करना बहुत आसान होता है। मात्र 20% ऐसा हिस्सा रह जाता है जो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयार करना पड़ता है। दूसरी ओर जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट आने के बाद और आपकी मुख्य परीक्षा के बीच का समय बहुत कम रहता है, जिस कारण से आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा से आगे नहीं जा पाते, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों? रणनीति यही होनी चाहिए कि मेंस के तैयारी के साथ साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ साथ करें। मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी स्वतः ही हो जाएगी और प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको 20% से ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो समय कितना दिया जाए प्रीलिम्स के लिए दोस्तों? मेरे अनुसार 2 माह का समय आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि आप लगातार मेंस की तैयारी कर रहे हों। तो अभी जैसे कि 4 माह का समय आपके पास बचा हुआ है, इस 4 माह के समय में आप चाहें तो जीएस के लिए मेंस के सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा आप तैयार कर सकते हैं। अंत के 2 माह में आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़कर प्रीलिम्स की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसी तरह आप इन 4 माह के अंतर्गत अपने वैकल्पिक विषय का भी बहुत बड़ा हिस्सा सिलेबस का कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस रणनीति के तहत काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ प्रीलिम्स पास कर जाएं या सिर्फ मेंस पास कर जाएं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए दोस्तों कि हम इस परीक्षा के सभी चरणों में सम्मिलित होते हुए एक गुणवत्तापूर्ण तैयारी करते हुए एक अच्छी सीट, अच्छा पद प्राप्त करें। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ मैंने इस पिरामिड को एक सीधा पिरामिड कहा है कि पहले आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी तो आपकी दिन प्रतिदिन की तैयारी है। व्यक्तित्व निर्माण आपको दिन प्रतिदिन करना है। आप जहाँ से भी जो कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं वह आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करेगा। और इंटरव्यू के लिए आपको उस समय बहुत विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जब आपकी मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की कॉल आएगी। मेंस की तैयारी के साथ ही आप प्रीलिम्स की तैयारी करें अलग, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद और मेंस के रिजल्ट मेंस की परीक्षा से पहले का समय जो होगा वो बहुत कम होता है और उस समय आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है। मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मेंस का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उसमें भी आपको एक वैकल्पिक विषय की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो दोस्तों यह है सीधा पिरामिड और इस तरीके से यदि आप इसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एक बहुत अच्छा पद पाकर उस पद को सुशोभित करेंगे।
तो दोस्तों, जो रणनीतिक भूल, जो गलतियां हम करते हैं अक्सर एग्ज़ाम की तैयारी में, उससे संबंधित मैंने आपको ये वीडियो दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा। और अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा, बहुत जल्दी मैं आपको एक वीडियो और देने वाला हूँ, जिसमें इस परीक्षा से संबंधित सिलेबस और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, इस संबंध में आपको एक अगला वीडियो दूंगा। मैं आपको कुछ पंक्तियां और आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये पंक्तियां हैं दोस्तों। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक हौसला रख, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया हो। तो इन पंक्तियों के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूं, और अगले वीडियो के आने तक आप सभी को नमस्कार, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।